दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसको हमने डिसॉल्व कर दिया, मतलब बिजनेस को हम बंद कर रहे हैं, अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हैं। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या वर्ड है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और सेकंड वर्ड मैंने आपको क्या बताया, दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और सेकंड वर्ड मैंने क्या बताया आपको, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है इसका मतलब क्या है, जैसे एबीसी 3 पार्टनर थे, वो आपस में चेंज हो गए, जैसे हम एडमिशन करते हैं, रिटायरमेंट करते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप जो थी पहले से वो खत्म हो गई और एक नया पार्टनरशिप आपस में बनेगा। और जब मैं बोलता हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो फर्म का मतलब क्या है कि मैंने बिजनेस को शट डाउन कर दिया। अब जैसे मैं किसी बिजनेस को शट डाउन करूंगा, जैसे मैंने किसी बिजनेस को शट डाउन करना है, तो शट डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी बिजनेस की एसेट्स हैं उसको तो मैं सेल कर दूंगा, और जो बिजनेस की लाइबिलिटीज है उसका मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे हम कोई बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, असेट्स को सेल करेंगे, और जो भी हमारी रेस्पेक्टिव लाइबिलिटीज हैं उसका हम क्या करेंगे, वन बाय वन पेमेंट करेंगे। तो इसमें हमारे पास कुछ अकाउंट्स बनेंगे, तो कौन कौन से अकाउंट हमें बनाने हैं वो देख लेते हैं। पर पहली इसमें रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स लोन अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट आए, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। तीसरा बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट बनेगा आपका बैंक अकाउंट। तो बेसिकली ये 4 अकाउंट हैं। लोन अकाउंट तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के ऊपर, अगर लोन का पॉइंट है, पार्टनर का लोन है तो बनेगा लोन अकाउंट, अदरवाइज ये 3 अकाउंट तो बनते ही बनते हैं। कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा सबसे पहले, उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद क्या बनेगा, बैंक अकाउंट। तो वन बाय वन इन अकाउंट्स को हम डिस्कस करते हैं कि भाई कौन कौन से अकाउंट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को हम पुटअप करेंगे, ठीक है, कौन कौन से अकाउंट में हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का मतलब होता है रियलाइज करना, असेट्स को रियलाइज करना, माने उसको पैसे में कन्वर्ट करना, लायबिलिटीज को रियलाइज करना, उनको लिक्विडेट करना, पेमेंट करना, माने हर चीज को रियलाइज किया जा रहा है, उसका क्लियरेंस किया जा रहा है, असेट्स को बेचा जा रहा है, लायबिलिटीज की पेमेंट की जा रही है। रियलाइजेशन अकाउंट, अब इस अकाउंट को बनाने का हमारा फॉर्मेट क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। इसमें 2 साइड हो गई आपकी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। वी हैव 2 sides, डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड। जितनी भी हमारे पास बैलेंस शीट में असेट्स हैं, कौन कौन सी असेट्स होता है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, जिन असेट्स को हम कैश में रियलाइज कर सकते हैं, जिसके बदले में हमें कुछ पैसे मिल सकते हैं, माने असेट्स विच कैन बी रियलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो सारी की सारी असेट्स कहाँ आ जाएंगी, डेबिट साइड में। 2 असेट्स, कौन सी वाली, जो
बैलेंस शीट में अपीयर थी एज इट इज, कौन सी फिगर पे आएगी? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कौन सी वैल्यू? जो भी उसका अमाउंट बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। कौन कौन सी एसेट्स आएंगी? मैंने फिर बताया, जिनको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके बदले में पैसा आ सकता है, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, डेटर है, डेटर से पैसा लेंगे। अब असेट साइड में लिखा हुआ है P&L अकाउंट या कोई फिक्टिशियस असेट्स, तो वो यहां नहीं आएगी, उसको हम रियलाइज इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं कर सकते, वो तो खाली शो किया हुआ है असेट साइड में। लेकिन अगर मैं उसको मनी में थोड़ी कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिक्टिशियस असेट्स क्या होती हैं? जो खर्चा हो चुका है, तो कुछ उस पैसे का, तो उस असेट्स का कुछ रिकवरी मनी की टर्म्स में नहीं हो सकता। तो यहां खाली कौन सी असेट्स लिखी जाती है? विच कैन बी रियलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको मैं पैसे में, जिनके बदले में कुछ पैसा आ सकता है, रियलाइज हो सकती है मनी की टर्म्स में। ऐसे ही जितनी भी बैलेंस शीट के अंदर एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, जिनका हमने पैसा वापस करना है, वो सारी कहां आ जाएंगी? क्रेडिट साइड में। बाय एक्सटर्नल लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं? क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, ये सब क्या है? जो आउटसाइडर्स को हमने पैसे देने हैं। अगर इंटरनल लायबिलिटी है तो नहीं आएगी। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म इज एन इंटरनल लायबिलिटी, वो यहां शो नहीं करेंगे। आउटसाइडर्स को जो हमने पैसे वापस करने हैं, बिजनेस के लिए आउटसाइडर कौन है? क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, जिनका पैसा हमने वापस करना है, देना है, पार्टनर्स को छोड़कर, वो सारे कहां आएंगे? आपके क्रेडिट साइड में। बहुत सिंपल लॉजिक है। आपका बैलेंस शीट होता है ना, तो बैलेंस शीट में ये आपका असेट साइड हो गया और ये आपका लायबिलिटी साइड है। तो असेट्स कहां शो करते हैं हम? राइट साइड में। तो ये असेट्स को हमने कहां कॉपी किया? लेफ्ट साइड में। लायबिलिटी कहां आता है? लेफ्ट साइड में। तो यहां कहां जाएगा? राइट साइड में। माने इनको मैं यहां पर ट्रांसफर करके बेसिकली इनके अकाउंट क्लोज कर रहा हूं, और ये सारी जितनी एसेट्स थी वो यहां पर आ गई, जो लायबिलिटीज है वो यहां पर आ गई। अब मैंने आपको एक वर्ड बोला कि वो असेट्स यहां लिखी जाती है विच कैन बी रियलाइज्ड इन मनी। अब जैसे असेट साइड में कैश और बैंक बैलेंस लिखा है, तो वो यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नॉट कैश और बैंक। क्यों? क्योंकि ये तो मनी है ही। कैश और बैंक क्या है? बेसिकली इसको रियलाइज थोड़ी करना पड़ेगा, ये तो मनी है ही। कैश और बैंक इज ऑलरेडी अ मनी। यहां कौन सी एसेट्स लिखी जाएंगी? जो मनी में कन्वर्ट हो सकती हैं, जो ऑलरेडी मनी है वो थोड़ी लिखेंगे। विच कैन बी रियलाइज। अकाउंट का नाम ही क्या है? रियलाइज करना, उनको कन्वर्ट करना, उनकी वैल्यूएशन करना। लायबिलिटीज कौन सी आएगी? जो आउटसाइड की लायबिलिटी है। और कौन सी फिगर पे आएगा? वही सेम लॉजिक, बैलेंस शीट। और कौन सी फिगर आएगी? जो भी बैलेंस शीट में इनका बुक वैल्यू लिखा हुआ है, वो सारी की सारी जो लायबिलिटीज हैं उसको हम यहां पर शो करेंगे। इसके बाद आपने एसेट्स लिखा और क्या शो किया? फिर आपने इसका लायबिलिटीज शो किया। अब अगर किसी एसेट्स के अगेंस्ट में कोई प्रोविजन बना हुआ है, जैसे डेटर है और साथ में क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो यहां पर डेटर पूरे अमाउंट से आएगा और जो उसका रिस्पेक्टिव प्रोविजन है वो रिवर्स साइड में शो करेंगे। लेकिन प्रोविजन मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। डिफरेंस समझ में आ गया? मुझे प्रोविजन का पेमेंट थोड़ी करना है। अगर मैं यहां पर कोई एसेट्स को अपीयर कर रहा हूं
और उस असेट्स के अगेंस्ट में कोई प्रोविजन या रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, तो यहां तो असेट्स पूरे अमाउंट से आएगा, और जो उसका प्रोविजन एंड रिजर्व है वो कहां आएगा? रिवर्स साइड में आएगा। जैसे डेटर आपने यहां लिखा, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहां आएगा? रिवर्स साइड में। बेसिकली ये क्लोज कर रहे हैं अकाउंट। आपने इन्वेस्टमेंट यहां लिखा, तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व कहां आएगा? इधर आएगा। माने यहां कौन से रिजर्व शो किए जाते हैं? रिजर्व और प्रोविजन क्रिएट अगेंस्ट असेट्स। रिजर्व और प्रोविजन क्रिएट अगेंस्ट एसेट्स। अगर किसी एसेट्स के लिए हमने कोई रिजर्व क्रिएट कर रखा है या कोई प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, तो वो कहां आएगा? रिवर्स साइड शो करेंगे। इसका पेमेंट नहीं करना है आपको, पेमेंट थोड़ी होगी इसकी, बस क्योंकि वो उस असेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब मैं असेट्स को यहां पर ट्रांसफर करके क्लोज कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली जो उनके रिस्पेक्टिव रिजर्व्स एंड प्रोविजंस हैं वो भी कहां आएंगे? ऊपर ही शो कर देंगे। इसमें यह बात का ध्यान रखना है कि खाली कौन से रिजर्व एंड प्रोविजंस ऊपर आएंगे? जो अगेंस्ट के, जो असेट्स के अगेंस्ट में क्रिएट किया हुआ है। अगर कोई रिजर्व एंड प्रोविजन लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, लेकिन वो किसी एसेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो फिर वो यहां नहीं आएंगे। जैसे जनरल रिजर्व, वो कहां लिखा होता है? लायबिलिटी साइड में, लेकिन किसी रिस्पेक्टिव एसेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ना, तो वो यहां नहीं आएगा। P&L अकाउंट भी ऐसे तो रिजर्व है, वो भी यहां नहीं आएगा। यहां कौन से रिजर्व एंड प्रोविजन आएंगे? जो असेट्स के अगेंस्ट में क्रिएट किए गए। यहां पर एक बात समझ लीजिए अच्छे से, वो असेट्स तो यहां लिखी थी, और उसका जो प्रोविजन एंड रिजर्व है वो कहां लिखा हमने? डेटर यहां है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहां है। इन्वेस्टमेंट यहां है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहां है। अगर किसी प्रोविजन एंड रिजर्व का असेट्स नहीं है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट रिजर्व, लेकिन यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं, जबकि लॉजिकली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट, तो यहां क्या हो, यहां क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट रिजर्व। अब सपोज यहां इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन जो उसका रिजर्व है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कुछ बचा हुआ है रिजर्व। तो अगर कोई ऐसा प्रोविजन या रिजर्व है जिसका यहां पर असेट्स नहीं है, तो वो यहां नहीं आएगा। जैसे इन्वेस्टमेंट रिजर्व लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जब यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं लिखी, तो यहां पर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी नहीं आएगा। माने प्रोविजन रिजर्व कौन से आते हैं? जो किसी एसेट्स के अगेंस्ट में क्रिएट किया हो, और वो जो रेस्पेक्टिव एसेट्स है वो यहां होनी चाहिए। वो जो एसेट्स है वो कहां होनी चाहिए? डेबिट साइड में। डेटर यहां है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आएगा। इन्वेस्टमेंट यहां है, तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट यहां नहीं है और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट रिजर्व लिखा हुआ है, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? इन्वेस्टमेंट को, और इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो फ्री रिजर्व हो गया। क्या हो गया? फ्री नेचर का हो गया। जब जिस पर्पस के लिए हमने वो रिजर्व क्रिएट किया था वो असेट्स ही नहीं है, तो अब पार्टनर क्या करेंगे?
उस रिजर्व को डायरेक्टली एज अ फ्री मानकर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पॉइंट इज क्लियर? तो ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है। क्या बताया मैंने पॉइंट? असेट्स यहां लिखेंगे और यदि उनके रिजर्व वगैरह है तो वो कहां आएंगे? क्रेडिट साइड में आएंगे। और रिजर्व तभी आएंगे जब वो असेट्स भी शो हो रही, नहीं तो नहीं आएंगे। और वो जो बाकी, अगर वो ऐसा कोई रिजर्व है जिसका असेट्स नहीं शो हो रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे? फ्री रिजर्व। और फ्री मानकर वो डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। P&L, जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व है, अगर वो यहां नहीं आया तो उसका मतलब क्या है कि वो फ्री नेचर का हो गया। और फिर वो डायरेक्टली कहां जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो। मार्केट वैल्यू को यहाँ पे हमें कोई कंसिडरेशन नहीं करना। अब तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम उस रिजर्व को आगे मेंटेन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमें तो अल्टीमेटली क्या करना है? उस इन्वेस्टमेंट को आगे सेल करना है। नहीं, उस रिजर्व को यहाँ पर डालकर हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? खाली क्लोज कर रहे हैं। लॉजिक तो वही बनेगा, आप यहाँ पर डालेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये बोलता है कि अगर असेट्स आप शो कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपने क्रिएट किया हुआ है तो उसको ऊपर क्लोज करो, डायरेक्टली पार्टनर में क्लोज नहीं करना है। पार्टनर में कौन से क्लोज करेंगे? जिनका रिस्पेक्टिव असेट्स रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे? गुडविल आएगा, गुडविल तो आएगा असेट्स में। P&L अकाउंट हमारा क्या है? फ्री रिजर्व है। उसको हम डायरेक्टली कहां डालेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके ओल्ड रेशो में, जैसे करते हुए आते हैं। पहले आपने एडमिशन किया, रिटायरमेंट किया, उसमें क्या करते थे? P&L, जनरल रिजर्व कहां जाता था? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अभी भी वही करेंगे, सेम ट्रीटमेंट। अब ये जो असेट्स हैं इसको हम रियलाइज करेंगे, है ना? रियलाइज दो तरीके से हो सकता है। या तो ये असेट्स मार्केट में सेल हो जाएंगी, जैसे आपने बिल्डिंग को सेल कर दिया, मशीनरी को सेल कर दिया, प्लांट को सेल कर दिया। या फिर कोई पार्टनर उस असेट्स को टेक ओवर कर लेगा कि भाई ये एसेट्स मुझे पसंद है तो आप इसको मार्केट में मत बेचो, मैं आपको इसका पेमेंट करूंगा, आप ये मुझे दे दो। तो दो अलग सेंस हो गई। या तो डायरेक्टली क्या होगा? मार्केट में सेल आउट किया जाएगा, और या फिर कोई पार्टनर उस असेट्स को टेक ओवर कर लेगा कि भाई आप मेरे को दे दो। अगर मैं इनको मार्केट में सेल करूंगा तो क्या लिखूंगा इसके लिए? बाय बैंक अकाउंट। असेट्स रियलाइज्ड, जो असेट्स जितने रुपए का रियलाइज हुआ उतने अमाउंट से क्या शो कर देंगे? बाय बैंक अकाउंट। जैसे बिल्डिंग था, बिल्डिंग को मैंने बेचा तो बाय बैंक और ब्रैकेट में बिल्डिंग, जितने रुपए का सेल किया वो अमाउंट यहां आ जाएगा। यहां बिल्डिंग कितने का लिखा है उससे मतलब नहीं है। जहां बिल्डिंग मेरा 1 लाख का था, लेकिन अभी रियलाइज कितने का हुआ? 80,000 रुपए का। तो यहाँ पे क्या शो होगा? बाय बैंक करके बिल्डिंग 80,000, जितने अमाउंट से वो एक्चुअल में सेल आउट हुआ है। अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो बाय बैंक की जगह उस पार्टनर का नाम आ जाएगा, असेट्स टेकन अवे। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग ए ने कहा, कोई ए पार्टनर है, मिस्टर ए ने बोला कि बिल्डिंग मेरे को दे दो, 80,000 रुपीज की मानकर उसने उसको टेक ओवर कर लिया। तो फिर क्या आएगा? फिर बाय बैंक की बजाय बाय एज कैपिटल अकाउंट। फिर हम क्या मानेंगे
कि जो इसका असेट्स का पैसा है वो हमने किससे लेना है, ए से लेना। जब ए का अकाउंट बनेगा तो उस अकाउंट में इसकी रिवर्स पोस्टिंग होकर हम ए की कैपिटल में इस पैसे को एडजस्ट कर देंगे। पॉइंट आ गया समझ में? जो भी ए का हमारे पास कैपिटल है उसमें ये अमाउंट क्या होगा, कम हो जाएगा, रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी। सेम लॉजिक लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो इनका पेमेंट कहाँ आएगा, डेबिट साइड। जो लायबिलिटी जितने रुपए का पेमेंट किया टू बैंक, लायबिलिटी पे, जितने रुपए का आपने लायबिलिटी पेमेंट किया वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड। अगर कोई लायबिलिटी किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया कि भाई मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा, तो टू बैंक की वजह क्या होगा, उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल लॉजिक है। हमने पहले एसेट्स को यहां लिखा, जितने रुपए का सेल होगा रिवर्स साइड, लायबिलिटी यहां लिखा, जितने रुपए का सेल होगा रिवर्स साइड। अगर एंट्री बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। पैसा आ रहा है ना फॉर्म के पास, और इसमें एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा गया, ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। पैसा आएगा तो फर्म बैंक को डेबिट करेगी, पैसा जाएगा तो फर्म बैंक को क्रेडिट करेगी। बहुत सिंपल लॉजिक है। अब इसमें कई बार क्या होता है, जैसे कोई एसेट्स है, मेरे पास बिल्डिंग है 1 लाख रुपए और मेरे को क्रेडिटर्स को पैसा देना है, तो क्रेडिटर्स ने बोला भाई बिल्डिंग आप मेरे को इतने रुपए का मानकर दे दो, आप मुझे कैश मत दो, ये बिल्डिंग और फर्नीचर जो भी वो चाह रहा है, माने एक लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए हम उसको बैंक की बजाय कोई असेट्स दे रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, आपका फर्नीचर है बहुत बढ़िया और क्रेडिटर्स को आपने पैसे देने हैं, तो क्रेडिटर्स ने बोला भाई ऐसा है आप इसको मार्केट में बेचोगे ना, तो मार्केट में मत बेचो, आप इतने रुपए का मेरे को दे दो। तो उसका क्या होगा, जब मैं इसको मार्केट में सेल नहीं करूंगा और किसी एसेट्स को किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर रहा हूं, तो बैंक की एंट्री तो आएगी नहीं, क्योंकि पैसा तो आया नहीं, और ना ही उस लायबिलिटी की पेमेंट हुई। वो आपस में क्या हो गए, सेटअप हो गए। हाँ, सेटअप होने के बाद अगर कोई पैसा देना पड़े या लेना पड़े अल्टीमेटली, तो वो जो नेट फिगर है उसको हम यहां पर रिप्रेजेंट करें। सपोज जैसे बिल्डिंग 1 लाख रुपए की थी और क्रेडिटर्स को मैंने देने थे 70,000 रुपीज, तो क्रेडिटर्स ने बोला बिल्डिंग 1 लाख की मेरे को दे दो। ऐसा करने के बाद क्या होगा, क्रेडिटर्स हमें 30,000 रुपए वापस करेंगे, क्योंकि पेमेंट कितना करना था हमने क्रेडिटर्स को 70,000, लेकिन बिल्डिंग की वर्थ कितनी है 1 लाख रुपए की। हमने किसी पर्सन को 70,000 रुपीज देने और मैंने उसको असेट्स दे दिया 1 लाख रुपए का, तो वो क्या करेगा, 30,000 रुपए मुझे वापस करे। इसका रिवर्स भी हो सकता है, मैंने क्रेडिटर्स को देने हैं 70,000 और असेट्स की जो वैल्यूएशन आ रही है वो आ रही है 50,000 रुपए, तो क्रेडिटर ने बोले 50,000 की तो मेरे को आप ही असेट्स दे दो और बाकी 20,000 रुपए और दो। तो उस केस में क्या होगा, मेरे को 20,000 रुपए क्रेडिटर्स को और पेमेंट करनी पड़ेगी। तो लॉजिक क्या हुआ कि यदि कोई असेट्स और लायबिलिटीज आपस में सेटअप हो रहा है, तो सेटअप होने के बाद जो अल्टीमेटली अमाउंट लेना है या देना है वो इस अकाउंट में शो होगा, उनका हम अलग से एंट्री नहीं बनाएंगे। तो बेसिकली सेटअप हुआ, और सेटअप होने के बाद अगर पैसा मुझे आएगा तो बाय बैंक, ठीक है ना, और पैसा जाएगा तो टू बैंक। बहुत सिंपल लॉजिक है। माने इस पूरे अकाउंट में
एक बहुत सिंपल लॉजिक ये होता है कि किसी भी सेंस में बिजनेस के पास, फर्म के पास फंड आएगा, चाहे वो पार्टनर के सेंस में आए या बैंक की सेंस में आए, माने फंड रेज हो रहा है फर्म का, तो कहां शो करेंगे? क्रेडिट साइड। और यदि फंड रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कहां शो करेंगे? डेबिट साइड। फंड चाहे वो बैंक की फॉर्म में आए या किसी पार्टनर की फॉर्म में आए, माने किसी भी सेंस में हमारे पास फंड इंक्रीज हो रहा है। फंड इंक्रीज कब होगा? आपने एसेट्स को बेचा, पार्टनर ने एसेट्स को टेक ओवर किया, तो फर्म के फंड क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। मैंने लायबिलिटी की पेमेंट की, पार्टनर ने लायबिलिटी टेक ओवर कर ली, फंड क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो यदि पैसा आ रहा है तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट साइड। पैसा जाएगा तो मैं कहां शो करूंगा? डेबिट साइड। सिंपल लॉजिक लगाना है। अगर फंड इंक्रीज होता है, रेज होता है, तो क्रेडिट साइड में, और फंड रिड्यूस होगा तो डेबिट साइड। कई बार वी हैव सम अनरिकॉर्डेड असेट्स, अनरिकॉर्डेड assets and liability। ये क्या होता है? अनरिकॉर्डेड assets and अनरिकॉर्डेड liabilities। एंट्री पास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं एंट्री पास। क्या एंट्री पास करोगे? क्रेडिटर्स ने बिल्डिंग टेक ओवर कर ली। अगर मैं क्रेडिटर्स को सिंपली पेमेंट करता तो क्या एंट्री होती? क्रेडिटर्स टू कैश। अब क्रेडिटर्स टू बिल्डिंग, इसमें एंट्री नहीं है। इसमें अल्टीमेटली वो पैसा आएगा जो हमने उनको देना है या लेना है। पॉइंट आया समझ? वैसे लॉजिकली क्रेडिटर्स टू बिल्डिंग एंट्री नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं बिल्डिंग और क्रेडिटर्स अकाउंट क्या कर चुका हूं? ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूं। तो सिंपली एंट्री क्या आएगी? अगर पैसा देना पड़े तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और पैसा आएगा तो बैंक। देखो, जब ये असेट्स और लायबिलिटीज को मैं यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ ना बैलेंस शीट से, जो असेट्स और लायबिलिटी कहाँ लिखी हुई थी, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टू असेट्स लिखा और बाय लायबिलिटी लिखा, ये अकाउंट क्या हो गए? क्लोज हो चुके। माने इन अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद ये अकाउंट क्या हो चुके हैं? क्लोज हो चुके हैं। अब सिंपली मुझे क्या देखना है? पैसा आया या गया? अब जैसे क्रेडिटर्स मैंने यहां लिखी, बिल्डिंग मैंने यहां लिखी, अब बाद में क्रेडिटर्स ने बिल्डिंग को टेक ओवर कर लिया, तो टेक ओवर करने के बाद मुझे क्रेडिटर्स और बिल्डिंग की एंट्री पास नहीं करनी है। मुझे कौन सी एंट्री पास करनी है? कि अल्टीमेटली पैसा आया या गया। अगर पैसा आएगा तो क्या एंट्री बनाऊंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। पैसा जाएगा तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। वो नरेशन में आप शो कर सकते हैं कि क्रेडिटर्स ने बिल्डिंग को टेक ओवर करके इतना पैसा हमें दे दिया या ले लिया, लेकिन क्रेडिटर्स या बिल्डिंग अकाउंट के नाम से एंट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी एंट्री? नहीं, बिल्डिंग तो है ना, फिजिकली अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि ये अकाउंट की एंट्री हम आगे दोबारा से नहीं आएगी। लेकिन जब पैसा लोगे या दोगे तो वो किसके थ्रू होगा? बैंक अकाउंट के थ्रू। बिल्डिंग तो है ना मेरे पास, उसको सेल करूंगा तो पैसा का। ये जो कॉमन अकाउंट कौन सा क्रिएट हो गया इसके लिए? रिलेशन अकाउंट। इसके नाम से एंट्री आएगी। माने ये जो अकाउंट है ये इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो जहां पहले क्रेडिटर वर्ड लिखते थे वहां क्या वर्ड आ गया? रिलेशन अकाउंट। जहां पहले बिल्डिंग वर्ड लिखते थे वहां क्या वर्ड आ गया? रिलेशन अकाउंट। ये कॉमन अकाउंट हो गया, जो इन दोनों के लिए कॉमन वर्ड हमने यूज कर लिया।
है ना, अलग से क्रेडिटर और बिल्डिंग अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, ट्रांसफर जब हमने किया यहाँ पर तो वो क्लोज हो चुके हैं। अगर मैंने यहाँ पर दोबारा से बिल्डिंग टू क्रेडिटर एंट्री कर दिया, क्रेडिटर बिल्डिंग एंट्री कर दी, तो वो नया ओपन हो जाएगा, न्यू बैलेंस क्रिएट हो जाएगा उनका, वो बहुत परेशानी कर देगा। तो यहाँ पे ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि भाई मैंने तो बोला भाई ये मेरी एसेट्स हैं, ये लायबिलिटी है, सबको उठाकर अपनी फैक्ट्री के बाहर रख दिया। जब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो मतलब क्या है, फैक्ट्री के बाहर रख दिया सबको। अब पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट, जा रहा है तो बैंक अकाउंट। अब वो जो रेस्पेक्टिव एसेट्स थी या लायबिलिटीज थी उनका नाम नहीं आएगा। अब तो खाली क्या हो रहा है, बैंक के थ्रू या पार्टनर के थ्रू पैसा आ रहा है, या बैंक के थ्रू या पार्टनर के थ्रू पैसा मेरे पास से जा रहा है। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग। नहीं, बिल्डिंग का जो भी अमाउंट था वो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, बिल्डिंग का जो भी अमाउंट था वो हमने कहाँ ट्रांसफर किया है, यहां पर ट्रांसफर हो चुका है। अब उसका आगे बिल्डिंग का कोई मतलब नहीं है, जो भी एंट्री आएगी वो कैश और बैंक के नाम से आएगी, या पार्टनर ने टेक ओवर किया है तो पार्टनर के नाम से एंट्री आएगी। असेट्स एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन, एक्सपेंस की एंट्री क्या बनेगी, देखिए जैसे हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को